हेलो स्टूडेंट, आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर सेकंड ले रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स की, इंट्रोडक्शन की और प्रिंसिपल की बात की थी। आज के लेक्चर में मेनली हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आप ध्यान से समझिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। एक मॉलिक्यूल में किस तरह के वाइब्रेशंस पाए जा सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। मेनली वाइब्रेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशंस। जब हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो स्ट्रेच, आप समझिए, स्ट्रेच से मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस होते हैं जिनमें हम बॉन्ड लेंथ के चेंज की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, एक सेंटर एटम होता है, कुछ एटम सेंटर एटम से जुड़े होते हैं। तो सेंटर एटम और जो उससे जुड़े एटम्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, अगर वो चीज चेंज होती है वाइब्रेशंस के दौरान तो उन्हें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस में बॉन्ड लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होती है, बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है। अगर कुछ चेंज होता है वो होता है बॉन्ड एंगल। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो बॉन्ड एंगल चेंज पर डिपेंड करते हैं, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हम बॉन्ड लेंथ के चेंज की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज के हिसाब से दो अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के दो टाइप होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इसी तरह बेंडिंग वाइब्रेशंस चार प्रकार के होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं जिसमें कि बॉन्ड लेंथ को हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर एटम है, ये सेंटर एटम है, और इससे ये दो एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो है वो इनके बीच के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो यहाँ हम किसके चेंज की बात करेंगे, इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के चेंज की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो तरह के वाइब्रेशंस में डिवाइड किया गया है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो हम बात करते हैं कि इनमें क्या फर्क होता है। सिमेट्रिक वाइब्रेशंस में ये जो दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक सेंटर एटम है और दो इसके पेरिफेरी एटम है। तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड या तो एक साथ छोटे होंगे या एक साथ बड़े होंगे। तो वे वाइब्रेशंस, वे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जिसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक साथ या तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आप देखेंगे कि ये बॉन्ड है, ये तो हो रहा है छोटा, और ये बॉन्ड है, ये हो रहा है बड़ा। तो इस तरह के वाइब्रेशंस जिनमें कि एक बॉन्ड छोटा होता है, दूसरा बॉन्ड बड़ा होता है, उसे हम एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस कहते हैं। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री है, बॉन्ड लेंथ या मैं कहूं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के चेंज में एक सिमेट्री है, या तो छोटे होंगे दोनों, या जितने भी बॉन्ड्स है या तो वो एक साथ छोटे होंगे या बड़े होंगे। और जो एसिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है उसमें नाम से समझ में आ रहा है एसिमेट्रिक, मतलब या तो कुछ बॉन्ड छोटे हो रहे हैं या कुछ बॉन्ड बड़े हो रहे हैं। तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और इनमें क्या फर्क होता है। अब हम बात करेंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में। मैंने बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में सबसे पहले बताया था कि इनमें दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल चेंज होता है। तो आपको समझ में आई, यहाँ पे हम कोई बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये आप देखेंगे ना, ये बॉन्ड एंगल है, ये सब बॉन्ड एंगल है। तो अगर ये चीज चेंज हो रही है
या नहीं भी हो रही है, पर जो भी चेंज होगा वो बॉन्ड एंगल में ही होगा। अगर कोई चेंज होता है बॉन्ड लेंथ में या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है बेंडिंग वाइब्रेशंस में। अब बेंडिंग वाइब्रेशंस वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्हें भी, इन चारों प्रकार के बेंडिंग वाइब्रेशंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इन प्लेन, दूसरा है आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो भी वाइब्रेशन होगा वो प्लेन में ही होगा, मॉलिक्यूल का प्लेन चेंज नहीं होता है। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल का प्लेन चेंज हो जाता है। तो ये बेंडिंग वाइब्रेशन इन प्लेन और आउट प्लेन के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इन प्लेन की बात करते हैं। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस 2 प्रकार के होते हैं, रॉकिंग एंड सीजरिंग। आप इन वाइब्रेशंस को समझने के लिए अपने हाथ में 2 उंगलियों को लेके वी बना लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप वी बना लीजिए। अब रॉकिंग क्या होगा, आप उस वी को एक ही प्लेन में या तो लेफ्ट साइड घुमाइए या राइट साइड घुमाइए, तो इस तरह जो वाइब्रेशन होंगे वो रॉकिंग वाइब्रेशन होंगे। मतलब मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। या तो दोनों एटम आप देखिए, ये दोनों एटम कहाँ जा रहे हैं, आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो ये कौन सा वाइब्रेशन हो गया, रॉकिंग वाइब्रेशन। फिर दूसरी बात करते हैं हम सीजरिंग वाइब्रेशन की। सीजरिंग वाइब्रेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आप सीजर चलाते हैं, आप सीजर को पकड़िए और उसको चलाइए, तो उसमें क्या होता है कि दोनों या तो पास आते हैं या दूर जाते हैं। पास आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पास आए। ठीक है, तो ये तरह के जो वाइब्रेशन होते हैं उन्हें सीजरिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। आप देखेंगे कि रॉकिंग और सीजरिंग, आपको प्लेन चेंज नहीं करना है, उंगली को ऊपर नीचे नहीं लेके जाना है, या तो लेफ्ट राइट लेके जाना है या दोनों को पास या दूर लेके जाना है। ठीक है, ये तो हो गया इन प्लेन रॉकिंग एंड सीजरिंग वाइब्रेशन। अब मैं बात करती हूँ आउट ऑफ प्लेन वैगिंग एंड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, अब वापस अपनी उंगली वो वी शेप में रख लीजिए अपने हाथ की उंगलियों को। अब वैगिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, या तो दोनों उंगलियां आप अपनी तरफ मुंह की तरफ लेके आइए, या ऊपर लेके जाइए, या नीचे लेके जाइए। तो इस तरह से या तो वो प्लेन में ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, प्लेन चेंज हो रहा है। लेकिन ये दोनों एटम एक साथ या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इसे हम कहते हैं वैगिंग। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक एटम को तो दूर लेके जाऊं और एक को पास लेके आऊं, इसे हम कहेंगे आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग। तो आपको आई बात समझ में, आउट ऑफ प्लेन वैगिंग और ट्विस्टिंग में प्लेन चेंज होता है, या तो दोनों एटम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, इसे तो हम कहेंगे वैगिंग। या एक एटम हमसे दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। तो आपको समझ में आ गया ये बेंडिंग वाइब्रेशन, चारों प्रकार के बेंडिंग वाइब्रेशन। ये जितने भी हमने वाइब्रेशन पढ़े हैं उनकी और थोड़ी कलरफुल पिक्चर है। आपको दिखा गया है कि ये सेंटर एटम है, ये इससे 2 जुड़े हुए एटम्स है, ये इनकी इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर वो है। ठीक है, इसके आधार पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो गए, दोनों बढ़ रही है या छोटी हो रही है एक साथ तो वो सिमेट्रिक, और नहीं तो वो अगर एक छोटी एक बड़ी हो रही है तो एसिमेट्रिक। इसी तरह ये चारों बेंडिंग वाइब्रेशंस है। ये थोड़ी सी कलरफुल पिक्चर है जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। आप इसे अपने हाथ से, जैसे मैंने बताया है, उंगली से या कोई सीजर पकड़ के भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये CO2 का एग्जाम्पल है जिसके द्वारा मैंने आपको सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और बेंडिंग वाइब्रेशन समझाने की कोशिश की है। CO2 मॉलिक्यूल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डाइपोल मोमेंट का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में महत्व के समझाने के लिए। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि CO2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि कार्बन जो कि सेंट्रल एटम होता है उससे 2 ऑक्सीजन 180 डिग्री एंगल पे जुड़े रहते हैं, जो कि एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को, बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, जो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। जब हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कराते हैं, आप देखेंगे ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, दोनों CO बॉन्ड एक साथ छोटे होंगे या बड़े होंगे, ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को, जो छोटे बड़े होने से जो चेंजेस आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो IR
इनएक्टिव होते हैं उनको हम IR में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, CO2 मॉलिक्यूल की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होने के कारण ये IR इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें, ओवरऑल CO2 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन जब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कराया जाता है तो एक बॉन्ड छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है, इसके कारण मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है और ये IR एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल अगर जिसका अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो उसके सारे ही वाइब्रेशन IR इनएक्टिव होंगे। डिपेंड करेगा, अगर वाइब्रेशन के दौरान डायपोल मोमेंट चेंज हो गया तो वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन IR एक्टिव हो जाएगा। CO2 के एग्जांपल में आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो IR इनएक्टिव है, लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के दौरान चूंकि डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है तो ये IR एक्टिव हो जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस चीज को माइंड में क्लियर कट रखिएगा कि IR एक्टिव कौन से वाइब्रेशंस है और IR इनएक्टिव कौन से वाइब्रेशंस है। ये बेंडिंग वाइब्रेशंस है जिसमें एटम या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने CO2 के एग्जांपल से हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में। एक जैसे CO2 मॉलिक्यूल की मैंने बात की, उसमें है ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं, कुछ बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं। कौन से IR एक्टिव है इनएक्टिव है उस वो तो मतलब है ही, लेकिन अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और हमें पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने वाइब्रेशंस पाए जाएंगे तो आपको वो आना चाहिए, वो पता होना चाहिए। हायर क्लासेस में या कंपटीशन एग्जाम्स में आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और इसमें पूछ लेते हैं कि इसमें कितने वाइब्रेशंस होंगे तो वो निकालना आना चाहिए। तो हम उन वाइब्रेशंस के बारे में बात करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में 3 तरह के मोशंस पाए जाते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। वाइब्रेट करना आप समझते हैं, ट्रांसलेशन करना सीधे सीधे चलना ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन अपनी एक्सिस पे घूमना उसे रोटेशन हो गया। वाइब्रेशन मतलब जैसे आप स्प्रिंग देखते हैं, अगर उसको खींच के छोड़ देंगे वो वाइब्रेट करती है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल में 3 तरह के मोशन पाए जाते हैं जो हर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, चाहे मोनोएटॉमिक हो, सॉरी मोनोएटॉमिक में नहीं, चाहे डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो, तो ये 3 तरह के मोशंस तो हर मॉलिक्यूल्स में पाए जाएंगे। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी मॉलिक्यूल में इन 3 तरह के जो मोशन है वो टोटल कितने होंगे उस पर डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो होता है 3n, जहां n है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2, आप n की वैल्यू रखेंगे 2, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6। इसका मतलब है कि उसमें कम से कम 6 तरह के मोशन, 6 मोशंस होंगे, जिसमें से कुछ ट्रांसलेशन हो सकते हैं, कुछ वाइब्रेशंस हो सकते हैं, कुछ रोटेशनल। तो टोटल नंबर ऑफ मोशंस, टाइप तो 3 है पर टोटल नंबर ऑफ मोशंस की बात करें, हो सकता है ट्रांसलेशन 3 हो, वाइब्रेशन 2 हो और रोटेशनल 1 हो। तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें मोशन की तो वो हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां n है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं अलग अलग की कि ट्रांसलेशन मोशन कितना हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वाइब्रेशनल की और रोटेशनल की कितनी होती है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री वो फ्रीडम होती है 3 क्यों होती है हर मॉलिक्यूल के लिए? क्योंकि कितने एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होते हैं। तो मॉलिक्यूल अगर गति करेगा तो वो 3 एक्सेस में गति कर सकता है, या तो एक्स वाई जेड, तो तीनों एक्सेस उसके लिए अवेलेबल है इस स्पेस में। इसीलिए अगर हम ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें कि ट्रांसलेशन मोशन को बताने के लिए हमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होगी, तो वो हमें होगी 3, क्योंकि एक्सिस कितने हैं हमारे पास 3, एक्स वाई जेड। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो
तो उसका रोटेशन सिर्फ एक्स वाई एक्सिस में हो सकता है, दो ही एक्सिस में हो सकता है। लेकिन अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका जो रोटेशन है वो एक्स वाई जेड मतलब पूरे स्पेस त्रिविम में कहीं पे भी कैसे भी हो सकता है। तो आप फिक्स कर लीजिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें कोई लीनियर नॉन लीनियर नहीं है, वो सबके लिए 3 होता है। लेकिन जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है 2, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सिस अवेलेबल होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3। अब हमने बात कर ली कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो हमारा मेन एम है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब आप काउंट करिए टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3n। अगर हम लीनियर की बात करें तो 3 हो गई उसमें ट्रांसलेशन, और 2 हो गई रोटेशनल, 3 और 2 5, 3n में से 5 हटा देंगे बचेगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आ गया समझ में। नॉन लीनियर के लिए हो गई आपकी 3n, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। नॉन लीनियर के लिए हो गई 3n - 5, 3n आया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 आया 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो अब आप मेरे ख्याल से खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3n तो टोटल हो गई और उसके लिए ट्रांसलेशन भी 3 है और रोटेशनल भी 3 है, तो टोटल 3 और 3 6, तो 3n - 6 अगर अपन करेंगे तो ये हमारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगी हमें। तो इसको मैंने चार्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी बता दिया है। टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन, जैसे कि मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं। अब इनको एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसमें और चाहे नॉन लीनियर हो, दोनों में ही ट्रांसलेशन तो 3-3 होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मार्क करके भी बता देती हूँ। जैसे ये हो गया दोनों के लिए 3 और ये 3। और रोटेशन मैंने बताया था लीनियर के लिए 2, लेकिन नॉन लीनियर के लिए 3। ठीक है, अगर हम इन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5, तो बचेगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आया 6 और बचे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 6। टोटल हमेशा अगर बात करेंगे तो वो 3n होगा। तो अगर पूछे कि जैसे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो आपको सीधा सा क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो और उसको 3 से इंटू कर दो, आपके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ये जल्दी से आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 एग्जाम्पल्स है, इसमें आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। फर्स्ट एग्जाम्पल HCl का है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है और डायटोमिक मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है 3n - 5, तो यहाँ पे कितने वाइब्रेशन पॉसिबल है, सिर्फ एक वाइब्रेशन पॉसिबल है। CO2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 3, ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी 3n - 5 ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम से ज्यादा है तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस निकल के आते हैं 4। ठीक है, अब C6H6 ये मॉलिक्यूल आप देखिए, इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 12, और ये मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसमें बात करें कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे, तो वो आएंगे 30। तो इसका मतलब है कि इसमें 30 तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। इस तरह के एग्जाम में कई और भी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द पोजीशन ऑफ एन IR एब्जॉर्प्शन बैंड और हुक लॉ के बारे में। हमने ये बात की कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके वाइब्रेशंस IR एक्टिव होते हैं, वो IR एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो उनके जो स्पेक्ट्रा हम निकालते हैं तो उसमें कुछ बैंड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन उन बैंड्स की क्या पोजीशन होगी, वो कहाँ पर आएंगे, रेंज मैंने आपको बताई थी शुरुआत में कि इस रेंज में आपको IR स्पेक्ट्रा
स्पेक्ट्रा मिलेगा, IR बैंड मिलेंगे, लेकिन उनकी किसी मॉलिक्यूल के लिए क्या पोजीशन होगी वो हम कैसे बताते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। वो बताया जाता है हुक्स लॉ की हेल्प से। हुक्स लॉ ने ये दिया कि आपने ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हुक्स लॉ ने एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम किसी भी बैंड के जो बॉन्ड की वजह से वाइब्रेशन होता है वो हम उसकी वजह से जो बैंड आता है हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो वी न्यू है वो है वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड। आपको शुरुआत में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक बताया था तब मैंने बताया था कि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में है हम वहां पे वेव नंबर निकालते हैं और हम मानते हैं कि वेव नंबर की जो वैल्यू आ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू उसी हिसाब से घटेगी बढ़ेगी। तो हम वेव नंबर की बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें, बात एक ही है। ठीक है। C यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। K क्या है, फोर्स कांस्टेंट इन डाई सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा फोर्स कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कंपैरिजन करूं तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो जो डबल बॉन्ड है उसके लिए फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है। म्यू क्या है, रिड्यूस मास इन ग्राम एटम इनवर्स में। ठीक है। रिड्यूस मास क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये रिड्यूस मास है। अगर दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसका रिड्यूस मास इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो आपको एक सीधी सीधी सी यहाँ पे चीज समझ में आ रही है कि वेव नंबर, चाहे मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं, ये के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं चेंज होती, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर के बढ़ेगा तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और के कम होगा तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसी तरह मैं म्यू की बात करूं, एक एटम को अगर हम फिक्स रख दे और दूसरे एटम का हम वेट बढ़ाते जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बढ़ जाएगा। म्यू बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और अगर म्यू कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इन चीजों को हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। अब बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, तो मैंने जैसे बताया था उसको मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस में भी बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द एटम एंड द फोर्स कांस्टेंट व्हिच आर द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड टू स्ट्रेचिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है। अब इसको हम दो एग्जांपल से हम इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल, CC सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है 1000, इसकी है 1600, इसकी है 2200। वाई, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड वीक है, देन स्ट्रॉन्ग, देन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसके लिए के सबसे कम, इसके लिए के उससे ज्यादा, इसके लिए के सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है के बढ़ेगी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब मैं CH बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे CH बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इसी के अकॉर्डिंग चूंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप देखेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यहाँ 2900 है, फिर 3100, फिर 3300। ठीक है। अब ये तो हमने फोर्स कांस्टेंट का इफेक्ट समझ लिया। अब हम म्यू, रिड्यूस मास का इफेक्ट समझते हैं। कार्बन को मैंने कांस्टेंट रखा है, अब मैं हाइड्रोजन जोड़ूं या कार्बन जोड़ूं, फिर Cl जोड़ूं, Br जोड़ूं, आप देखेंगे रिड्यूस मास बढ़ रहा है क्योंकि H के कंपैरिजन में कार्बन हैवी है, फिर देन Cl, Br, I सबसे ज्यादा हैवी है। जैसे जैसे रिड्यूस मास बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी कम हो गई। CH में जहाँ 3000 सेंटीमीटर इनवर्स थी, Ci में केवल लगभग 500 सेंटीमीटर इनवर्स रह गई।
तो आपको ये एक आईआर स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, आप देखिए पूरा 4000 से 500 सेंटीमीटर इनवर्स की एक रेंज दिखाई दे रही है। 4000 से 3000 के बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स के कारण पीक आती है? OH, NH, CH। अगर हम 2500 से 2000 के बीच की बात करें तो आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की पीक आएगी। अगर डबल बॉन्ड की पीक बात करें तो हम कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक कहाँ आ रही है आपकी? 2000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो ये एक आईआर स्पेक्ट्रा है। आप देखेंगे कि अलग अलग रेंज में अलग अलग पर्टिकुलर बॉन्ड्स के कारण पीक आ रही है। हमने आईआर जो बैंड आता है या पीक कहें हम, उसकी पोजीशन की तो बात कर ली हुक्स लॉ से। लेकिन कई बार आप देखेंगे, एक तो कुछ बॉन्ड शार्प होते हैं, कुछ ब्रॉड होते हैं, इतने शार्प नहीं होते, इतने क्लियर नहीं आते। तो अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स की। द इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड डिपेंड ऑन द चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन। इसका मतलब ये है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है बॉन्ड में, उसके कारण जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, इंटेंसिटी बैंड की उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल OH, NH और CH। इनमें OH में डाइपोल मोमेंट में चेंज सबसे ज्यादा होता है और CH में सबसे कम होता है। इसीलिए जो OH की पीक जो इंटेंसिटी होती है पीक की, वो सबसे ज्यादा होती है और CH की इन तीनों के में सबसे कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें OH, जब हम CH से OH की तरफ चलेंगे तो पोलैरिटी बढ़ रही है, डाइपोल मोमेंट में चेंज की मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। डाइपोल मोमेंट में जो चेंज के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती है इंटेंसिटी, लेकिन साथ ही इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल ऑक्टेन और मीथेन दोनों में CH सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन की, तो ऑक्टेन में CH बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, है ना, जबकि मीथेन में 4 ही है। तो इसका मतलब ये है कि एक जैसे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन करने वाले CH बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, तो ऑक्टेन में जो पीक होगी वो ज्यादा इंटेंस होगी बजाय की मीथेन की। तो हमें आया समझ में, इंटेंसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो डाइपोल मोमेंट चेंज, magnitude of the change in the dipole moment, and then also depends on the number of the bond responsible for the absorption। ठीक है। जो आज के लिए इतना ही। आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की बात की कि ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। फिर हमने उनके भी सब डिवीजन की बात की कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। देन हमने बेंडिंग वाइब्रेशंस के टाइप्स की बात की। उसके बाद हमने उनकी नंबर निकालने की कोशिश की कि अगर हमें नंबर कैलकुलेट करना है किसी मॉलिक्यूल में तो वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने बात की पोजीशन ऑफ द आईआर बैंड, जो कि हमने किसके द्वारा समझाया? हुक्स लॉ के द्वारा। तो हमने हुक्स लॉ को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने बात की इंटेंसिटी ऑफ आईआर बैंड की, किस इंटेंसिटी किस किस पर डिपेंड करती है। तो आज हमने मोटी मोटी तौर पे हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।